वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन बात करेंगे दोस्तों दर्पण के बारे में। अपन ने देख लिया दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। प्लेन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तीनों के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और इनके बारे में डिटेल से भी देखा। इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन सबको भी अच्छे से अपन ने देख लिया है। और आज दर्पण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं और जो इम्पोर्टेंट इससे संबंधित हैं, ताकि आगे की जो क्लास है उनमें अपन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए आज की जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आने वाली है क्लास उनके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट अगर आ सकता है तो कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, बाकी संभावना है कम है। लेकिन जो आगे की क्लास है उसमें समझने के लिए अब मैं कुछ भी बोल दूं कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाले प्रकाश किरण, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य एक्स क्या है। वक्रता के अंदर की बात करूं मैं कि वक्रता के अंदर से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वापस उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वक्रता के अंदर क्या होता है और वो कैसे होता है। तो वो अपने अंदर जैसे ही वक्रता के अंदर का नाम आएगा और अपने अंदर इमेज बन जाएगी कि वक्रता के अंदर ये होता है और यहाँ से गुजारनी है, तो ईजी रहेगा समझने में। ठीक है दोस्तों, अगर डायरेक्ट वहाँ पे बताया जाए और फिर कुछ किया जाए तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वैसे भी अपना मेन टारगेट है बेसिक को अच्छे से मजबूत करना, इसलिए ये सारी चीज़ें बेसिक में आती है दर्पण के, तो अपन को समझना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं रिलेटेड टू मिरर, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है दोस्तों, फैक्ट बोल सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे वक्रता के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों वक्रता के अंदर? दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी कि दर्पण क्या होता है, एक खोखला भाग होता है, उसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, तो जो खोखला गोला होता है उस गोले का भाग होता है दर्पण, उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मान लो मैंने कोई खोखला गोला लिया और इसको इतने भाग को काट कर एक साइड पॉलिश करके क्या बना दिया मैंने, अवतल दर्पण बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये अवतल दर्पण है, तो इसका वक्रता केंद्र का क्या होगा, जो मैंने खोखला गोला लिया था उसका जो केंद्र होगा वही इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, तो सी वक्रता केंद्र हो गई। सी से पी, पी क्या है यहाँ पे, ध्रुव है, पोल, इसके बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जो ये काल्पनिक रेखा है बीचों बीच जो गुजरती है पोल, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती है, उसे क्या बोलेंगे, मुख्य एक्स बोलेंगे, जिसको एक्स एक्स डैश से डिनोट करेंगे। तो नंबर 2 पॉइंट आता है क्या, ध्रुव, पोल। पोल क्या होता है, दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव पी कहते हैं। जो भी अपने दर्पण बनाए उसका जो मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है दोस्तों, ये वाला ले, जो भी लें अपने दर्पण का, उस दर्पण का जो मिडल पॉइंट है, अब मान लो समतल दर्पण ले लिया तो समतल दर्पण का मिडल पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये क्या होगा, उसका ध्रुव पी होगा। यानी कि जो भी क्या होगा, फर्स्ट होगा, जो दर्पण का फर्स्ट होगा उसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे अपन, ध्रुव पी बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर त्रिज्या को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, ध्रुव पी और वक्रता के अंदर सी को मिलाने वाला रेखाखंड वक्रता त्रिज्या आर कहलाता है, जो कि मैंने पहले बता दिया है कि ध्रुव पी और वक्रता के अंदर सी के बीच की जो दूरी है मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या आर कहलाता है। मुख्य एक्स, ध्रुव पी, मुख्य एक्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होती है, ध्रुव पी और वक्रता के अंदर सी को मिलाने वाली रेखा, जो मिलाने वाली रेखा मुख्य एक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और फोकस, मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जो मुख्य एक्स है अपना, ठीक है, दर्पण में
इसके जो समांतर आने वाली प्रकाश किरण है दर्पण की, ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती है या होती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलेंगे अपन, फोकस। फोकस एफ बोलेंगे, कैपिटल एफ, ठीक है दोस्तों। फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस, ये क्या होती है, फोकस बिंदु एफ की ध्रुव पी से दूरी, जो अपना पोल है, ध्रुव है, उससे किसकी दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी एफ कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। और इतना अपन को ध्यान में होना चाहिए। और वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, जो वक्रता केंद्र होता है, जो फोकस दूरी है, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या की दुगुना होता है किसका, फोकस दूरी का। ये संबंध होता है इसमें। इसको भी अपन बाद में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फोकस दूरी, फोकस, मुख्य एक्स, वक्रता त्रिज्या, ये समझ में आ गया। जब अपन उसको डायग्राम में देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आ गया। अब दिमाग में होना चाहिए कि फोकस कहाँ होगा, मुख्य एक्स क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है और फोकस दूरी क्या है, ठीक है दोस्तों, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें और अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य एक्स के समांतर आएगी कि नहीं, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जा रही है वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस एफ कहलाएगा। मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो क्या है, फोकस एफ कहलाएगी, ठीक है। ये क्या है, ध्रुव पी और एफ, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, एफ फोकस दूरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात कर ली जाए। उत्तल दर्पण में क्या होगा, जो मुख्य एक्स के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद उसी मात्रा में लौट जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, इसलिए इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी पीछे की ओर। और यहाँ पे जो मिलती हुई प्रतीत होगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु एफ कहलाएगा। तो उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, जबकि अवतल दर्पण में दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। और समझ में भी आना चाहिए डायग्राम किसका है किसका नहीं है। और ये काल्पनिक जो रेखा है, काल्पनिक रेखा मान लो जो ध्रुव पी से गुजरती है और वक्रता के अंदर सी से गुजरती है, यहाँ वक्रता के अंदर सी होगा, यहाँ वक्रता के अंदर सी होगा, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, एक्सेस, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं आज की वीडियो में, बस डायग्राम से समझना है कौन सी चीज़ कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ बनता है, फोकस कहाँ है, ध्रुव कहाँ है, मुख्य एक्स क्या है, वक्रता क्या है, तो वो चीज़ें, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो ये चीज़ें समझनी है अपन को। क्योंकि जब आगे की बात करेंगे, जब प्रतिबिंब बनाएंगे दर्पण में, तो वो कहाँ कहाँ से बनेगा, उसकी स्थिति को देखने के लिए अपन को इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा कि प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, फोकस से परे बनेगा, वक्रता के अंदर सी पर बनेगा। तो ये सब चीज़ें तभी समझ में आएगी जब अपन को पता होना चाहिए, पता होगा कि वक्रता के अंदर कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे होगा, उत्तल दर्पण में कहाँ होगा, उत्तल दर्पण में कहाँ होगा। तो ये सब चीज़ें इसीलिए डिटेल में बताई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं पर नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज कब बनती है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इस स्थिति में बना वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी कि किरणें क्या होनी चाहिए, वास्तव में एक दूसरे को मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए, परावर्तन के बाद प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस स्थिति में बना प्रतिबिंब वस्तु का सदैव वास्तविक होता है। ये कब होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में तो क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे ही समतल दर्पण में भी क्या होगा, दर्पण के पीछे की साइड जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, काल्पनिक बनेगी। इसमें भी क्या है, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है उसमें इमेज क्या बनती है, सामने बनती है दर्पण की,
दर्पण के आगे बनती है, इसलिए वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। अवतल दर्पण में जो इमेज बनेगी, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। क्योंकि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है, यानी कि फोकस कहाँ है, दर्पण के सामने आगे है, इसीलिए यहाँ पर इमेज बन रही है। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि सामने बन रहा है। पीछे बनने का मतलब है काल्पनिक, वहाँ किरणें जा ही नहीं रही, केवल एहसास हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अपना जो घरों में यूज करते हैं, दर्पण यूज करते हैं समतल दर्पण में, तो वो अपनी जो इमेज बनती है वो क्या होती है, काल्पनिक इमेज होती है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ये क्या होता है। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें काटती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस स्थिति में बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जो दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगी वो क्या होंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होंगे। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण अपना। समतल दर्पण में भी पीछे की ओर बनती इमेज, क्योंकि अपन सामने खड़े होते हैं, तो जितनी दूरी पर अपन सामने खड़े होते हैं उतनी दूरी पीछे जो मिरर लगा होता है समतल दर्पण, उसके पीछे इमेज बनती है। तो वो क्या होती है, दर्पण के पीछे बन रही है, तो वो क्या हुई, काल्पनिक इमेज हुई। यानी कि जितने भी जिन जिन दर्पणों में अपनी इमेज दर्पण के पीछे बनेगी, वस्तु की इमेज या अपनी इमेज पीछे की ओर बनेगी, वो क्या होंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब होंगे, ठीक है दोस्तों। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या बनेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे, जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और आभासी प्रकृति का होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आ गया, काल्पनिक प्रतिबिंब केस कब बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब दर्पण के पीछे बनना, और वास्तविक प्रतिबिंब मतलब दर्पण के सामने बनना, ठीक है। इतनी बस इतनी सी बात है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, रेखिक आवर्धन, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, रेखिक आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे एच डैश बोलते हैं, और बीम की ऊंचाई एच का अनुपात रेखिक आवर्धन कहलाता है। यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई का जो रेशियो होगा वही क्या है, रेखिक आवर्धन कहलाता है। या ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और ध्रुव से बीम की दूरी u के अनुपात को ऋणात्मक मान, यानी कि जो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v और ध्रुव से बीम की दूरी u के अनुपात का ऋणात्मक मान रेखिक आवर्धन कहलाता है। यानी m ऋणात्मक मान किसका, प्रतिबिंब की दूरी v और बीम की दूरी u का अनुपात हो गया ऋणात्मक मान, तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक आवर्धन m कहलाएगा। रेखिक आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। m का मान क्या आ गया, या तो h डैश बटा h प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, या फिर m बराबर माइनस v प्रतिबिंब की दूरी बटा बीम की दूरी का ऋणात्मक मान माइनस, ठीक है। तो इससे क्या डिफाइन होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, या वस्तु के बराबर बनेगा, या फिर क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। ये चीज़ें किससे डिनोट होंगी, किससे निर्धारित होंगी, रैखिक आवर्धन से होगी। वो मान कैसा है वो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये आज की जो वीडियो है ये उसकी अंतिम स्लाइड होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रैखिक आवर्धन से। m का मान बड़ा होगा, एक से बड़ा होने का मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, क्योंकि h डैश बटा h प्रतिबिंब की हाइट ज़्यादा होगी, तभी तो m का मान बड़ा आएगा एक से h से, ठीक है। मान लो बीम की हाइट 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की हाइट 30 है, तो मान क्या है, एक से ग्रेटर देन आ गया m का मान, m का मान क्या आ गया, एक से बड़ा आ गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ, क्योंकि 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है किसी 20 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। यानी कि जब m बड़ा होगा एक से तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, जब m छोटा हुआ तो इस स्थिति मान लो 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन रहा है और बीम कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो कितना है 0.5 आ गया, यानी कि छोटा आ गया एक से मान m का। जब m का मान एक से छोटा होगा, m का मान एक से छोटा होगा, तब वस्तु जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बनेगा। जब m का मान बराबर होगा एक के, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का यानी
बराबर बनेगा। ये किस में बनता है? अपने समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होता है? m का मान 1 होता है, यानी कि जितना अपनी हाइट होगी उतनी की उतनी हाइट किस में शो होगी? दर्पण में शो होगी। यानी कि प्रतिबिंब अपन, अगर प्रतिबिंब अपन दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पे खड़े हैं तो अपना प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, बनेगा काल्पनिक। ठीक है, समतल दर्पण में। अब m का मान पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर m का मान नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तब उस स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब उल्टा, पॉजिटिव मतलब सीधा। पॉजिटिव मतलब आगे बढ़ रहे हैं, सीधी सीधी दिशा में जा रहे हैं। नेगेटिव मतलब वापस आ रहे हैं, मतलब उल्टा उल्टी दिशा में आ रहे हैं। थोड़ा सा समझने के लिए, नेगेटिव मतलब उल्टा और पॉजिटिव मतलब सीधा। यानी कि प्रतिबिंब अगर एम का मान नेगेटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और एम का पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने जो बेसिक टर्म्स, जो बेसिक इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी दर्पण से रिलेटेड, वो सारी देख लिए। और नेक्स्ट वीडियो में अपन चिन्ह परिपाटी के बारे में देखेंगे, और जो प्रकाश किरणों के नियम हैं, किस प्रकार से प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, उसके बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, कुछ क्या गुजरती है, वो लेंस और दर्पण दोनों का कॉमन एक साथ कर लेते हैं या फिर अलग अलग कर लेंगे, वो तो अपन नेक्स्ट वीडियो आएगा तब अपन देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितना आज करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गया तभी आगे की क्लास समझ में आएगी, इसलिए आज की जो वीडियो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। जो रैखिक आवर्धन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी अपन को ध्यान में रखना है। सूत्र भी आ सकता है, m बराबर -v/u होता है, या फिर m बराबर h-h होता है। अगर m का मान <1 है और m का मान नेगेटिव है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? m का मान बराबर 1 है तो कौन से प्रकार का दर्पण है? तो समतल दर्पण है। तो वो चीज़ें आज हमने सीख ली हैं, समझ ली है अच्छे से। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और निरंतर मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आप ज़रूर अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अपने जो लक्ष्य को हासिल करेंगे, और देश सेवा में अपना योगदान देंगे। जितना भी आप करें, जिस भी फील्ड में जाए, पूरी ऑनेस्टली ईमानदारी से काम कीजिए और सिस्टम में सुधार कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।